दोस्तों नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कल अचानक 10 से अधिक कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे। इन विधायकों में बृहस्पति सिंह भी शामिल हैं। खबर है कि आज कुछ और विधायक दिल्ली जा सकते हैं। ये सभी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस विधायकों के इस दौरे से प्रदेश में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की बातें शुरू हो गई है। इस मामले पर बीती शाम पत्रकारों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत की। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि विधायक वहां जाकर प्रदेश के सियासी हाल और विकास के कामों की चर्चा का दावा कर रहे हैं। इस पर सिंहदेव ने कहा, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चर्चाएं हो रही है। बदलाव की बात है तो ये हो सकता है या नहीं, ये देखना होगा, मगर ये बात अब खुल गई है। उन्होंने इस विषय पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। और क्या कहा टीएस सिंहदेव ने, ये आप भी सुनिए। छिपाने का नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ के राजनीति में हो रही हैं। एक बदलाव की बात कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, अब ये खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई ना कोई ऐसी पहल चल रही है। तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। तो ये बात है, उस संदर्भ में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो। भले वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई जाके आमंत्रण दे राज्य में आने का, अगर कोई जाएगा भी, मैं भी जाके बोलूंगा आइए, तो कहेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। मेरे पास तो कोई नया कोई जानकारी मेरे पास। इधर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर नवा रायपुर के वाणिज्यकर भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभाग के अधिकारियों के अलावा विभिन्न संगठन के प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न संगठन के लोगों ने अधिकारियों को प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अपने सुझाव दिए। शराबबंदी एकाएक लागू न कर जागरूकता लाकर धीरे धीरे लागू की जानी चाहिए। और करीब 3 साल बाद राजधानी रायपुर में विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की बैठक राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नए शिक्षा सत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके मुताबिक प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर शोधार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फेलोशिप दी जाएगी। बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के जितने भी जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, इस पर विशेष तौर पर जो भी शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण कैसे और अच्छा बनाया जाए, उस दिशा में काफ़ी कुछ जो प्रस्ताव रहते हैं उस पर अनुमोदन होता है इस समन्वय समिति में। और भी जो सुझाव के आधार पर आगे की जो है उसके ऊपर एक नीति निर्धारण के आधार पर काम किया जाता है। तो जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक जो होता है, जो कि एक अच्छी संस्था होती है, तो उससे यूजीसी से ग्रांट मिलती है। और अभी तक इस पर जो है वहाँ की जो व्यवस्था, महाविद्यालय विश्वविद्यालय की किस तरह की वहाँ शिक्षा प्रणाली है, वो व्यवस्था है, प्रशासनिक तमाम सारी चीज़ों को देखकर ही उस गुणवत्ता को ही रैंक यूजीसी के द्वारा तय होता है। और मैं समझती हूँ कि मैंने कहा है मंत्री जी की कि ये अभी 3 साल के बाद हो रही है। अब हम हर 6 महीने में भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी, अब साल में 1-2 बार मीटिंग होए तो बहुत सारी चीज़ें और गति हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। इधर कांग्रेस में इन दिनों आंतरिक विरोध देखा जा रहा है। कई राज्यों में मची अंतर्कलह के बाद अब राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कल एक बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए। उनके इस बयान के बाद फिर एक बार कांग्रेस में खलबली मच गई है। सिब्बल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर राष्ट्रीय नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी निशाना साधते हुए कहा कि सिब्बल जी भ्रम फैला रहे हैं। सभी को पता है कि कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी है और सही निर्णय वही लेती है। उन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता के इस बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि कांग्रेस की लीडरशिप
सोनिया गांधी जी के पास है। जितने निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही हैं। लगातार अपॉइंटमेंट से लेके बाकी प्रक्रियाएं सारी हो रही हैं सोनिया जी के दस्तखत से, उनके निर्देश पे हो रही हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि कपिल सिब्बल जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति और कांग्रेस में सीनियर स्थान रखने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि कांग्रेस के लीडर विद्यमान। हमारी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और लगातार काम कर रही हैं। राहुल जी अवश्य किसी बिंदु पे अगर सहयोग है तो उनका सहयोग करते होंगे। पूर्व हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कोई बातें उनके पास जाती होंगी तो वो साझा अपने प्रेसिडेंट से करते होंगे, जैसे अन्य वरिष्ठ जन भी करते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप के नहीं होना मैं समझता हूं कि बड़ा अपरिपक्व बयान। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित मार्ग नामकरण समारोह एवं श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं खेल संगठनों के संरक्षक रहे स्वर्गीय इंदरचंद धारीवाल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ओसीएम चौक से कोतवाली चौक तक मार्ग का नामकरण स्वर्गीय इंदरचंद धारीवाल मार्ग घोषित करने वाले हैं, जिसके बाद सीएम बघेल रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं आज शाम वे अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 116वें वार्षिक सत्र के समापन कार्यक्रम में तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के ही माध्यम से गांधी विचार फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं न्यू नैरेटिव फोरम में संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गांधी की शांति की अवधारणा और संभावना इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो चलिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी शुभांगी का, जो हमें दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के बेहतर उपचार क्रियान्वयन के लिए जिला बलौदाबाजार भाटापारा को राज्य में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता के तहत प्रदान किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह प्रमाण पत्र स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन को प्रदान किया। इस दौरान जिला मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खेमचंद सोनवानी, जिला कार्यक्रम समन्वयक विनय मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिले के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में पैदल सफर करने वाले ग्रामीणों को अब राहत मिली है। जिला प्रशासन ने 5 बसों को बीजापुर की सड़कों पर उतारा है। इन बसों का नाम बीजापुर एक्सप्रेस रखा गया है। कलेक्टर रितेश अग्रवाल, एसपी कमलोचन कश्यप और विधायक विक्रम शाह मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। पहले दिन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने खुद इस बस में बैठकर कई किलोमीटर की दूरी तय की। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि इन बसों के अलग अलग रूट पर चलने से जिले के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, साथ ही पास भी बनाए जाएंगे। किसान महापंचायत में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बीते दिनों ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा वे खुद भी किसान हैं, इसलिए किसानों की तकलीफ समझते हैं। इस दौरान किसानों, कृषि संकट, सरकार के सहयोग और आदिवासियों की समस्याओं पर बात भी हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता आरपी सिंह और जांजगीर चांपा कांग्रेस अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर भी मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री ने राकेश टिकैत और मेघा पाटकर और दूसरे किसान नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। राकेश टिकैत ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने की सराहना की। उन्होंने कहा कई किसानों से बात हुई है, वे लोग इससे खुश हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बचपन का प्यार वाले सहदेव और चुटकियों से राष्ट्रगान की धुन बजाने वाले अभिषेक के बाद अब एक और बच्चे की प्रतिभा सामने आई है। कोंडागांव जिले के नक्सल प्रभावित करार मेटा गांव के एक 13 साल के बच्चे ने कबाड़ से जुगाड़ कर एक ड्रोन कैमरा बनाया है। यह ड्रोन लगभग 100 मीटर ऊपर उड़ सकता है। ड्रोन को बनाने में केवल 50 से 100 रुपए खर्च और 1 सप्ताह का ही समय लगा है। अगली खबर सूरजपुर जिले से है, जहां सर हमारे स्कूल में बैठने के लिए कमरे नहीं है। डेस्क बेंच नहीं होने से एक बेंच पर 5-5 लोग बैठते हैं।
बहुत दिक्कत है सर, क्लासरूम का प्लास्टर टूटकर गिरा है, ऐसे में बरामदे में क्लास लगती है, कुछ कीजिए मंत्री जी। ये दर्द सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके के उच्चतर माध्यमिक स्कूल सिलौटी के छात्रों का है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय से मुलाकात कर छात्र छात्राओं ने उन्हें बताया कि उनके बैठने के लिए स्कूल में कमरा नहीं है, उन्हें बरामदे में बैठना पड़ रहा है। जगह के अभाव में एक डेस्क बेंच में 4 से 5 छात्रों को बैठना पड़ता है। छत का प्लास्टर भी टूटकर गिर रहा है। कुछ माह पहले तो क्लास के अंदर पंखा टूटकर गिर गया था, लेकिन इस दौरान क्लास में कोई नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। बच्चे स्कूल के प्रिंसिपल से आवेदन बनवाकर शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे। रायपुर जिले में कोरोना से मौत के 28 सितंबर तक 3139 मामले में मृत्यु मुआवजा अनुदान की राशि से जुड़े प्रकरणों के निदान के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी मृतक के परिजनों और आश्रितों की ओर से दिए गए आवेदनों में दस्तावेजों की जांच कर कोरोना मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होगी। अतिरिक्त कलेक्टर IAS गोपाल वर्मा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं समिति में CMHO डॉक्टर मीरा बघेल समेत डॉक्टर अंबेडकर में मेडिसिन विभाग के HOD DP लकड़ा के अलावा 3 विशेषज्ञों की टीम भी बनाई गई है। बिलासपुर में सड़कों की बदहाली को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई हो गई है। इस दौरान कोर्ट ने आमजनों की पीड़ा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को सड़कों के गड्ढों को भरने का फरमान जारी किया, ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न हो। बिलासपुर में सिम्स की चिकित्सकीय व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। एक साथ 4 महत्वपूर्ण चिकित्सकीय मशीन खराब है, इससे मरीजों का उपचार प्रभावित हो रहा है। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी इस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति में मैमोग्रामी, लिथोट्रिप्सी, एंडोस्कोपी और डेंटल एक्सरे मशीन देखरेख के अभाव में बंद पड़ गई है। मैमोग्राफी मशीन का उपयोग महिलाओं के स्तन में गठान और स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के बंद होने से सिम्स में महिलाओं के स्तन कैंसर की पहचान ही नहीं हो पा रही है। इस तरह लिथोट्रिप्सी मशीन भी खराब चल रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरी समस्या को किस तरह से लेती है और इसका निवारण किस तरह से किया जाता है। प्रदेश में भवन निर्माण में आवश्यक रेत और गिट्टी की कीमतों में अगले महीने से और बढ़ोतरी होने वाली है। पहले ही इस कारोबार का व्यवस्थित तरीके से संचालन बड़ी चुनौती है। अवैध खनन और कालाबाजारी का बोलबाला है। इस कारोबार का बड़ा हिस्सा नकदी और कच्चे में संचालित होता है। सरकार ने गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं और निगरानी की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इन प्रयासों के बीच रेत गिट्टी पर GST की दर को 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से यह दर लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि बहुत से उत्पादों में GST काउंसिल द्वारा 1 अक्टूबर से GST की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि माइनिंग पर अब तक 5% GST था, जो 1 अक्टूबर से 18% हो जाएगा। दुर्ग से चलकर छपरा जाने वाली सारनाथ स्पेशल ट्रेन का वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पार्सल लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इस ट्रेन का वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन में 2 मिनट की जगह 5 मिनट का विस्तार किया गया है। छपरा दुर्ग स्पेशल ट्रेन वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन 11:50 में पहुंचकर 11:55 में रवाना होगी। ठीक इसी तरह दुर्ग छपरा स्पेशल ट्रेन का वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन में 16:40 में पहुंचकर 16:45 में रवाना होगी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर रेल मंडल के मदन महल रेलवे स्टेशन में अब लाइन निर्माण कार्य किया जाएगा। इस कारण बिलासपुर इंदौर बिलासपुर स्पेशल ट्रेन का अस्थायी ठहराव समाप्त किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा रायपुर में अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर विचार गोष्ठी का वर्चुअल आयोजन किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार निरुपमा शर्मा, रामानंद त्रिपाठी और रामेश्वर शर्मा ने क्रांतिकारी विचारधारा और स्वाधीन भारत के उद्देश्य पर अपने विचार रखे। आयोजन में क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जानकारी एकत्र कर इतिहास में शामिल किए जाने के विषय पर संस्कृति और पुरातत्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने अपने विचार रखे। इस आयोजन में विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाया राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 1103 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 29 सितंबर तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 1496 मिलीमीटर और कबीरधाम जिले में सबसे कम 914 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955 के तहत निःशक्त मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान प्रोत्साहन करने के लिए माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु जिले के उत्तीर्ण दिव्यांगों की एकीकृत प्रावीण्य सूची प्राप्त कर तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन कार्यालय जिला पंचायत के सूचना पटल पर किया गया है। प्रावीण्य सूची के संबंध में किसी भी दिव्यांग छात्र छात्राओं को दावा आपत्ति हो तो 10 अक्टूबर 2021 दोपहर 3 बजे तक कार्यालयीन दिवस और समय में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जगदलपुर में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति का विचार नहीं किया जाएगा। कवर्धा में राज्य शासन द्वारा सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवकों, व्यक्तियों, अशासकीय संस्थाओं से इंदिरा गांधी सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति आवेदन सीधे जिला कलेक्टर को 10 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। कबीरधाम जिले के आदिवासी और बेगा बाहुल्य विकासखंड बोडला के तेरगांव में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीएसई की पढ़ाई का यह दूसरा सत्र है। इस विद्यालय के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने सीबीएसई पैटर्न में पिछले शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 में सफलता का परचम लहराया है। यहाँ के सभी 51 विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं में प्रथम और कक्षा 12वीं में सभी 40 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सुदूर वनांचल क्षेत्र में संचालित इस विद्यालय के 12वीं के 5 छात्रों ने जेईई परीक्षा में शामिल होकर विद्यालय का मान बढ़ाया है, जिसमें से एक विद्यार्थी ने जेईई मेंस में उत्तीर्ण होकर एडवांस के लिए चयन हो गया है। इस विद्यार्थी को शासन द्वारा संचालित ऑनलाइन कोचिंग की सुविधाएं दी जा रही है। कवर्धा में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीत के लिए 50 साल का स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वर्णिम विजय मशाल 12 से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ यात्रा करेगा। स्वर्णिम विजय मशाल के कबीरधाम आगमन पर आवश्यक सुझाव और आयोजन के संचालन के संबंध में चर्चा के लिए जिला कार्यालय के सभा कक्ष में 1 अक्टूबर को शाम 4 बजे बैठक आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों को ऐसे आयोजनों के संचालन के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि छत्तीसगढ़ में 40 से अधिक युद्ध नायक हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया है। अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा द्वारा 6 विपत्तिग्रस्त परिवार को 1,50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम ओडिया कला निवासी फागुराम लेखराम पटेल, ग्राम बानो निवासी भारत पटेल, ग्राम बामी निवासी मंगलगुड़, ग्राम टाटावाही निवासी सौखीलाल पटेल और ग्राम भगवता टोला निवासी नंद कुमार पटेल की रोड एक्सीडेंट में गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु हो जाने पर क्रमशः विपत्तिग्रस्त बिहारी पटेल, निहारी पटेल, रानीबाई, कलाबाई, पार्वती पटेल और अंजू पटेल को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालोद, अर्जुंदा, गुरूर, डोंडी लोहारा और डोंडी के लिए अस्थायी रूप से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी और उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव ने बताया कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला पद हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र अपात्र निरस्त अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालोद में अवलोकन हेतु चस्पा किया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का संभावित खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार का फोकस वैक्सीनेशन पर है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार आंकड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं। इसका बड़ा कारण तेजी से बढ़ता वैक्सीनेशन भी है। शुरुआती दौर में वैक्सीन की किल्लत से परेशान दुर्ग जिला 82% टीकाकरण के साथ प्रदेश में टॉप पर निकल गया है। वहीं रायपुर दूसरे नंबर पर है, जबकि बलरामपुर टीके के मामले में प्रदेश में सबसे पीछे है। बिलासपुर में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित
बालक और बालिका आश्रम तथा छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बालिका आश्रम और छात्रावासों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। बालिका आश्रम तथा छात्रावासों के संचालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बालिका आश्रम और छात्रावासों के औचक निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय महिला अधिकारी को नामांकित करने और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देश भी दिए हैं। धमतरी जिले में 5 बाल विकास परियोजना के तहत 36 सेक्टरों के लिए रेडी टू ईट फूड प्रदान करने के लिए इच्छुक महिला स्व सहायता समूह से अभिरुचि का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि चयन समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण सूक्ष्मता से कर अंक प्रदान किया गया है, जिसकी दावा आपत्ति का प्रकाशन जिले की वेबसाइट www.dhamtari.government.in पर अपलोड की गई है। इस संबंध में जहां स्टार चिन्ह अंकित है, निरीक्षण के आधार पर उक्त अंक प्रावधानिक रूप से दिया गया है। इस पर आगामी 2 अक्टूबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। उन्होंने कहा कि नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को दुर्ग जिले से प्राप्त 25 प्रकरणों की सुनवाई 30 सितंबर यानी आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में की जाएगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। संबंधित पक्षकारों को निर्धारित तिथि में सुनवाई हेतु उपस्थित होने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से ही गाय और गोबर को लक्ष्मी और धन की संज्ञा दी गई है। एक और गाय से जहां दूध मिलती है, वहीं दूसरी ओर गोबर से घर घर आंगन को लीपकर स्वच्छ बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में कोई भी पुण्य कार्य बिना गोबर के उपयोग से पूर्ण नहीं होता। आज यह गोबर न केवल स्वच्छता के लिए काम आ रहा है, बल्कि अब गोबर से धन भी बरसने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महती योजना गोधन न्याय योजना महिलाओं के लिए आय का जरिया साबित हो रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदकर उसी गोबर से महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट बनाकर तैयार कर रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। जिले के मालगांव से लेकर उड़ीसा सीमा से लगे देवभोग ब्लॉक के गौठानों पर महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अब उसे समितियों में बेचने लगी हैं। बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का उद्योग रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2021 के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को ऋण मुहैया कराया जाता है। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र महासमुंद द्वारा जिले के ग्रामीण और शहरी इच्छुक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपए और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजनांदगांव जिले के ऐसे बालक बालिका जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाने का शौर्य का कार्य किया हो, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे को एक पदक, 1 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राजनांदगांव में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण समिति, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए बाल संप्रेक्षण गृहों का संचालन करें। बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षात्मक व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे संचालित करें। कैमरा बंद होने की स्थिति में तत्काल मरम्मत कराई जाए। बाल संप्रेक्षण गृहों में तैनात सुरक्षा गार्ड गंभीरता पूर्वक निगरानी रखें। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन विश्रामपुर जिला सूरजपुर में अपनी सेवाएं दे रही लाइफलाइन एक्सप्रेस में आयोजित होने वाला निशुल्क चिकित्सा शिविर में पंजीयन और ओपीडी का कार्य 29 सितंबर 2021 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया था। लाइफलाइन एक्सप्रेस की सेवाएं 30 सितंबर 2021 से निर्धारित समय में समस्त जनों के लिए पुनः संचालित होगी। चलता फिरता अस्पताल जीवन रेखा एक्सप्रेस दुनिया की पहली ऐसी हॉस्पिटल ट्रेन है जो देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराती है।
हमारी अगली खबर सुकमा से है। दूरस्थ वनांचल एवं जनजातीय क्षेत्रों में जन सामान्य तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से दूरस्थ अंचल के क्षेत्र के लोगों को उनके क्षेत्र तक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो रही है। हाट बाजार क्लिनिक को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोगों को समय पर दवाइयाँ और इलाज की सुविधा भी मिल रही है। जिले के दूर दराज क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जन अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए सामान खरीदने बेचने इन साप्ताहिक हाट बाजारों में पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाट बाजार क्लिनिक योजना से न सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा मिलती है, बल्कि उनके समय के साथ उनके पैसों की भी बचत हो रही है। रायपुर में फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में रायपुर से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं पूरे प्रदेश भर में कल कुल 26 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 9,91,448 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बता दें कि लंबे समय से रायपुर में कोरोना का ग्राफ थमा हुआ था, जो फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 सितंबर की जारी रिपोर्ट में रायपुर में पॉजिटिव केस की संख्या 0 थी। अभी देखा जाए तो लगातार राजधानी रायपुर में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अगर अभी लोगों को अपनी परवाह पर लगाम नहीं लगाए तो कोरोना ग्राफ और बढ़ता जाएगा, जिसके कारण फिर से घर में कैद रहने की नौबत भी आ सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा बस्तर फाइटर्स नाम की स्थानीय युवाओं की एक नई टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें संभाग के 7 जिलों में 400 युवाओं की भर्ती की जा रही है। जिला और पुलिस प्रशासन ने बताया कि दंतेवाड़ा में पंजीयन करा चुके 3000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो चुका है। इन युवाओं में से 23 युवा ऐसे भी हैं जिनकी आंखों के सामने ही नक्सलियों ने किसी की मां तो किसी के पिता को बेरहमी से मार डाला था। ये सभी 23 युवा दंतेवाड़ा जिले के धूर नक्सल प्रभावित पाहुरनार, नीलावाय, गुडसे, चिकपाल, मारजूम, पोटाली, बुरगुम, अरनपुर, बड़े, गुडरा, समेली और कासोली गांव के हैं। इन 23 युवाओं में 18 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। वर्षा ऋतु के आने के साथ विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी फैलने लगती है, जिससे बचाव के लिए आयुष विभाग के दलों द्वारा कोंडागांव में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर JR नेताम के मार्गदर्शन में गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत भंडार सिवनी में 1 दिवसीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ भंडार सिवनी सरपंच बाल सिंह मरकाम द्वारा गांव के जनप्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों की उपस्थिति में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के दूरसंचार विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से विभागीय कार्मिकों के लिए हिंदी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप महाप्रबंधक HR सिरमौर ने कहा कि हिंदी की दिशा में विभाग के कार्मिकों को अभी बहुत से कार्य करने बाकी हैं। जगदलपुर में बच्चों या महिलाओं में कुपोषण और रक्त की कमी को दूर करने के लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है। कुपोषण से सुपोषण की यात्रा को जनमानस का मुद्दा बनाकर ही सुपोषित छत्तीसगढ़ की अवधारणा को सफल बनाया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कुपोषण और रक्त अल्पत्ता के खिलाफ जारी लड़ाई में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके आशाजनक परिणाम भी नजर आ रहे हैं, जिसके लिए कल एक खास आयोजन किया गया। जगदलपुर में मौसम के बदलते ही वायरल बुखार और डायरिया आदि सीजन बीमारियां दस्तक दे रही हैं। महारानी अस्पताल में इन दिनों हर तीसरा मरीज वायरल बुखार से पीड़ित देखा जा रहा है। OPD में रोजाना करीब 500 मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों में इसका प्रकोप भी देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि बरसात और तेज धूप उमस के बीच सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं। वहीं शहर में मच्छरों से भी लोग परेशान हैं। महारानी अस्पताल के OPD में रोजाना करीब 500 मरीज पहुंच रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।